नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम पढ़ने वाले हैं लोक भर्ती कक्षा 10वीं का 5वां पाठ गोवा जैसे मैंने देखा, जिसके लेखक है विनय शर्मा जी। अब हम विनय शर्मा जी का परिचय देखते हैं। इनका परिचय, जन्म इनका हुआ है 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में। परिचय, विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित है। आपकी रचनाएं पत्रिकाओं में नियमित छपती रही है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। इनका जो लेखन है, इनका जो साहित्य है, वो साहित्य इनके अनुभवों पर आधारित है और इनकी रचनाएं, इन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अनेक पत्र पत्रिकाओं में से भी हमारे सामने आ चुके हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यंग, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर के कुछ दिन, यह है यात्रा वृत्तांत आदि। अब हम इस पाठ में क्या है ये गद्य संबंधी द्वारा देखते हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। यहाँ लेखक ने गोवा का बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। अब हम देखते हैं पाठ में क्या है। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साधु साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। लेखक निकले हैं गोवा की सैर करने, पर्यटन करने। पर्यटन क्या होता है कि हम अपने आनंद के लिए किसी स्थल को जब भेंट देते हैं उसे हम पर्यटन कहते हैं। और गोवा का नाम सुनकर तो सभी आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि गोवा का आकर्षण ही ऐसा है। वहाँ की जीवन शैली देखिए, वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखिए, वहाँ का समुद्री तट देखिए, तो ऐसा लगता है कि गोवा में निसर्ग ने सौंदर्य जो है भरपूर प्रदान किया है, और उसका आनंद लेने के लिए हर कोई गोवा को भेंट देना चाहता है। वैसे ही लेखक भी निकले हैं उनके साड़ू के साथ, बहन के पति के परिवार के साथ। वो दोनों ही परिवार मध्य प्रदेश से निकले हैं गोवा जाने के लिए। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। 23 नवंबर को लेखक गोवा जा पहुंचे हैं, मडगांव जा पहुंचे हैं, तब सुबह का उजास हुआ था। सूर्य किरण आने के पहले जो सुबह का प्रकाश होता है उसे हम उजास कहते हैं। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उससे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। लेखक जब टैक्सी से आगे बढ़ रहे थे तो आसपास का जो निसर्ग सौंदर्य है, उस निसर्ग सौंदर्य ने उनका मन बहुत प्रसन्न कर दिया और उनकी सारी थकान जो है मिट गई, और उन्हें लगा सचमुच पर्यटन जो है हमारी सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है, कि उस समय तक, उस वक्त हम अपनी सारी समस्याओं को पीछे छोड़ देते हैं और आसपास के निसर्ग का पूरी तरह से आनंद लेने लगते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेलेनियम के एक रिसोर्ट में आकर रुकी। कुछ देर के बाद इनकी टैक्सी बेनालियम के स्थान पर, बेनालियम एक स्थान का नाम है, एक होटल में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था।
इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। वहाँ उन्होंने जो कुछ भी दस्तावेज है वो जमा किए, खाना पूर्ति की, यानी जो कुछ भी औपचारिकता होती है होटल में ठहरने की वो सारी पूरी की और अपने अपने कमरे में वो चले गए हैं। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। जो उमस भरी नमी भरी हवा होती है उसे उमस कहते हैं, आर्द्रता जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ गोवा 2 भागों में बटा हुआ हमें दिखाई देता है, जहाँ दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला इस तरह से 2 भागों में बटा हुआ है। और इसकी जो पणजी है, राजधानी जो है पणजी, वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। और फिर भी यहाँ समुद्री इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए हवा में बहुत ज़्यादा उमस होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है। शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। धूप तीखी होती है मतलब धूप भरपूर होती है, तेज होती है। और मुंबई जितना यहाँ चिपचिपा शरीर नहीं रहता है, मुंबई जितना यहाँ पसीना नहीं छोड़ता है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। गोवा किस लिए पहचाना जाता है, तो यहाँ जो रेतीले तट है वो तट, वो महंगे होटल, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ का खास जीवन, इसके बावजूद भी सांस्कृतिक विरासत लिए हुए गोवा आगे बढ़ता है। सिर्फ आधुनिकता ही नहीं है, तो परंपरागत सांस्कृतिकता भी गोवा में हमें अच्छी तरह से दिखाई देती है। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वो दूसरी लहर आने से पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यह सभी दौड़ पड़े और वहाँ सड़क पीछे छूटी थी, रेत में पैर धंस रहे थे, वो दौड़ भी नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो आगे दौड़ पड़े। और समुद्र जब उन्होंने देखा तो आसपास बहुत रेत ही रेत थी। कोई पानी में खेलने लगा और बच्चे उस रेत में घर बनाने लगे। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। सचमुच लेखक कहते हैं, बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि रेत का घर वो बना रहे थे, बार बार लहरों से वो घर टूट रहा था, लेकिन बच्चे निराश नहीं हो रहे थे, वो फिर से नया घर बना रहे थे। और इसलिए आशावाद ये जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये लेखक कहते हैं कि जीवन सत्य है, कि हर जीवन नश्वर होता है और हर लहर कहती है कि मिटने के बाद जो है हमें फिर से बनना है और बनने के बाद फिर से हमें मिटना है। और यही जीवन का सत्य है कि जो बनता है वो बिगड़ता भी है, सभी चीज़ें नश्वर है, लेकिन हमें जीवन का आशावाद छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ एक मजेदार दृश्य देखने को मिला। लहरों की आवाज के बीच पक्षियों की टी की आवाज भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी तरह बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा।
अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अब ये जो है किनारे का जो दृश्य है वो बहुत ही खूबसूरत है। शाम होने लगी थी और ये सब किनारे पर आकर बैठ गए थे। यहाँ किनारे पर बहुत सारे पक्षी थे जो टिटी कर उड़ रहे थे और उन पक्षियों पर झपटने के लिए कुछ कुत्ते जो है वहाँ मौजूद थे। शाम के वक्त ये सब किनारे पर बैठे थे। वहाँ कुछ पक्षी आकर बैठ रहे थे, उड़ रहे थे और उन पर ताक लगाए हुए कुछ कुत्ते भी वहाँ मौजूद थे। वो पक्षियों पर झपट पड़ते लेकिन पक्षी उनके हाथ नहीं आते। इस तरह से उनका लुका छुपी का खेल चल ही रहा था और ये सारे सैलानियों की, सारे यात्रियों की मनोरंजन का साधन बन चुका था। बहुत मनोरंजन सबका हो रहा था और वे जैसे जैसे रात होने लगी वैसे वैसे चंद्रमा आ गया था, चांदनी छा गई थी और ऐसे चांदनी में ये अथाह समुद्र जो है, जो बहुत दूर दूर तक फैला है, अथाह यानी जिसका कोई था नहीं, बहुत दूर तक बहुत विस्तृत ऐसा समुद्र है, वो समुद्र जरा भयावह लगने लगा था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। मुनासिब समझना ठीक समझा कि यहाँ बाइक मिल जाती है किराए पर, लेकिन बच्चे इनके साथ थे इसलिए उन्होंने बाइक पे जाना पसंद नहीं किया। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। यहाँ जो शाकाहारी भोजन है वो बहुत कम मिलता है और सी फूड यहाँ ज़्यादा होता है। समुद्री जो अन्न होता है वो ज़्यादा होता है, मछलियाँ ज़्यादा होती है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब तो ढीली हो ही गई। जेब ढीली होना बहुत महंगा मिलता है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। यह समस्या तो हमें पहले पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते। इन्हें पता था कि यहाँ शाकाहारी भोजन बहुत कम मिलेगा, इसलिए वो अपने रिसोर्ट में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुंचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी से कट कट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए गए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। अंजुना जो बीच है वो नीले पानी वाला है और पथरीला है और एक और लंबी पहाड़ी है। यहाँ पत्थर कट गए हैं पानी की वजह से, वहाँ काई भी बहुत जमा हुई है और उसकी वजह से वहाँ फिसलने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और इसलिए वहाँ बहुत ही सावधानी से रहना पड़ता है। लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच और अंजुना बीच दोनों ही बीच है, समुद्र किनारे है, लेकिन दोनों में फर्क है। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला है, लेकिन बेनालियम बीच बहुत रेतीला है और बहुत लंबा है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है, यह मछुआरों की पहली पसंद है। बेनालियम बीच कैसा है? बहुत रेतीला है और उथला है। यहाँ मछुआरों की मछलियाँ पकड़ने का काम बहुत जोरों से चलता है, ये मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाजारों में ही बेची जाती है, इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा है और
नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसलिए इसके बाद हम लोग पणजी शहर देखने चले। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुंचे। यह काफी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स है, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज भी है। यहाँ इसके बाद ये सब आए हैं कलिंगुड बीच। ये गोवा का सबसे लंबा बीच है, 3 से 4 किलोमीटर तक, और रेतीला भी है, काफी रेतीला बीच है। यहाँ गोवा के बहुत सारे व्यवसाय बहुत जोर शोर से चलते हैं। यहाँ जो पानी के खेल होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वह कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखते ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों में हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। पैराग्लाइडिंग में ये ऊपर से समुद्र की अथाह जल राशि को देख रहे थे। इन्हें डर भी लग रहा था, रोमांच भी लग रहा था, और इन्हें लग रहा था अगर छूट गए तो हम चले गए। लेकिन अगर ये रोमांचकारी दृश्य जिंदगी में पहली बार जो इन्होंने अनुभव किया था। यहाँ हम 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का आनंद भी लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने आनंद लिया कि यहाँ कोलवा बीच पर एक दिन उन्होंने आनंद लिया। रोज की दिनचर्या यानी दिनक्रम होता था कि ये 4-6 दिन जितने भी दिन वहाँ रहे, वहाँ दिन भर सुबह जल्दी उठकर फटाफट नाश्ता कर घूम फिर कर आते थे, और थक कर रिसोर्ट आने के बाद पुल में वो तैरते थे, जिससे उनकी दिन भर की थकान मिट जाती थी। इस दौरान यहाँ नवरात्रि का दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है कि जैसे उत्तर भारत में ये पर्व मनाया जाता है दशहरे का, नवरात्रि का, उसी तरह से यहाँ भी मनाया जाता था। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। सुबह से जो है रावण का पुतला बिल्कुल जलाया नहीं जाता, लेकिन सुबह से लोग अपनी वाहनों की सफाई करते हैं, जैसे हम भी करते हैं। इसके बाद एक पेड़ की विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है कि उसके बाद लोग बधाई देते हैं पेड़ की पत्तियां देकर। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। कि इतने दिनों में इन्होंने ये जाना कि गोवा को देख समझ तो नहीं पाते हैं हम बहुत थोड़े से दिनों में, लेकिन इतना ज़रूर समझते हैं कि आधुनिकता के बीच में भी इन्होंने अपनी सांस्कृतिकता को संभाला है। लोग आधुनिक रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं है। वो बिल्कुल अपनी संस्कृति की उंगली थामे हुए हैं, परंपराओं की उंगली थामे हुए हैं। जहाँ ये आधुनिक जीवन शैली अपनाते हैं, वहाँ अपनी परंपराओं को भी वो अपनाते हैं और बखूबी निभाते भी हैं।
बच्चों, ये पाठ कैसा लगा आपको? अगर आपकी कोई मुश्किल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आपके प्रश्नों का, सवालों का जवाब देने का मैं ज़रूर प्रयास करूँगी। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।